ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 30। कादर ने कार रिसीव की। दूसरी तरफ से सेठ सराज की मनूस आवाज़ उभरी। हाँ भाई कादर, क्या हाल है, क्या चाल है आपके? ठीक हो का जी। मिठू कहाँ है? वो तो आज सुबह सवेरे चले गए थे, कहते थे ज़रूरी काम है, कल शाम तक वापस आऊँगा। वो अपने सिद्दीकी साहब ने भी चक्कर लगाया या नहीं? नहीं आए तो नहीं, बस वो तुम्हारे काम में फंसा हुआ है, बड़ी भाग दौड़ कर रहा है। कल अदालत विच भी पेश होया था, ना पेश होंदा तो तुमको जज ने इश्तिहारी बना देना था। बहुत चंगा और बीबा बंदा है सिद्दीकी। बगैर लालच के काम करने वाले ऐसे लोग थोड़े ही होंदे ने। सेठ सराज ने 2-4 मिनट सिद्दीकी की तारीफ़ें करने में सर्फ किए। वो कादरे को बावर करा रहा था कि फिल वक्त उसका और उसके घर वालों का नजात देंदा ये सिद्दीकी ही है। सेठ की आवाज़ स्पीकर से निकलकर कमरे में गूंज रही थी। इकबाल अपने मोबाइल पर इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। इससे पहले उसने इब्रार सिद्दीकी के साथ होने वाली गुफ्तगू भी अपने मोबाइल में महफूज कर ली थी। सेठ सराज की बातों से अय्या था कि अभी तक किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई है कि कादरे को मजीद मिट्ठू के समनाबाद वाले मकान से उठाया जा चुका है। सेठ सराज कादरे की बात ख़त्म हुई तो इमरान गहरी सोच में नज़र आया। उसने कादरे से पूछा, वहाँ मिट्ठू के मकान में तुम्हारे पास कौन कौन आता रहा है? 2-3 बार सिद्दीकी साहब आए थे, फिर छोटी मैडम का एक मुलाजिम सलीम भी आता रहा है, और ये तुम्हारा अंकल सराज, ये भी एक बार आया था सलीम के साथ ही। इमरान के चेहरे पर चमक नमूदार हुई। वो इकबाल की तरफ बगौर देखे हुए बोला, इब्रार सिद्दीकी से बात कर लोगे? अगर तुम चाहते हो तो ज़रूर करूँगा, इकबाल बोला। इमरान ने कादरे के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन लिया। हम तीनों कादर को वही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी। घर के ड्राइंग रूम में पहुंचकर इकबाल ने अपना मोबाइल मेज़ पर रखा। इसमें रिकॉर्ड होने वाली सेठ सराज की आवाज़ को बगौर सुनने लगा। इसने 3-4 बार ये रिकॉर्डिंग चलाकर सुनी। उसके बाद वो सेठ की आवाज़ की नकल करने में मसरूफ़ हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, सिर्फ 1-2 बार की कोशिश से वो काफ़ी हद तक सेठ सराज की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ निकालने लगा था। वो अपने लबो लहजे को सेठ सराज के लबो लहजे से मिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने किसी अदाकार की तरह सेठ सराज के बोले हुए फ़िक्रे चंद बार दोहराए और मुझे शुशदर करके रख दिया। उसे इस काम में 60-70% कामयाबी हुई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग से तो उसको मदद मिल ही रही थी। वो एक्सीडेंट वाली लड़ाई में सेठ की लाइव आवाज़ भी सुन चुका था। थोड़ी देर बाद वो इमरान की हिदायत के मुताबिक इब्रार सिद्दीकी को फ़ोन कर रहा था। उसने कॉल के लिए वो कादरे वाला फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहा था। उसने इब्रार सिद्दीकी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से इब्रार की आवाज़ उभरी, हेलो हेलो सिद्दीकी, मैं आपका खादम बोल रहा हूँ जी, सराज अहमद। ओहो सराज भाई तुम, ये तो कादरे का नंबर है। बस मैं इधर आया हुआ था। कादरे के पास मेरे पास बैल ख़त्म है, इसलिए कादरे के फ़ोन से कर रहा हूँ। और सुनाओ क्या हाल चाल है? इकबाल ने खांसते हुए कहा। क्या बात है सराज भाई, तुम्हारी आवाज़ कुछ बदली हुई है, ज़ुकाम लग गया क्या? ज़ुकाम और खांसी दोनों ही। कल रात बस अचार गोश्त खा लिया था। कल तो तुम रात को पटी साहब के बेटे के वलीमे पर थे, वहाँ तो 1 डिश थी। इकबाल ज़रा गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, नहीं, बाद में घर जाकर थोड़ा सा चख लिया था। और सुनाओ जनाब, कब तक इंतज़ार कराओगे? कोई खुशखबरी वगैरह सुना दो जी हमको भी। इकबाल ने अंधेरे में तीर छोड़ा था। गालिबन उसने कोशिश की थी कि इब्रार सिद्दीकी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताए। इब्रार सिद्दीकी ने कहा, यार क्या बताऊँ तुम्हें, मैं सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूँ। तुम्हारी इस खुशखबरी को तो लाहौर से बाहर ले जाना पड़ेगा जेहलम में। वो क्यों? इकबाल ने फिर अंधेरे में तीर चलाया। बस यहाँ कुछ ख़तरा लग रहा है। रात की को कोठी के आसपास कुछ मशकूक बंदे घूमते देखे थे,
फिर इस कस्टम वाले आबशा का फ़ोन आ गया। उसे किसी ने मुखबरी की थी कि मेरे पास एक पीस आया है, वो बड़ी स्पेशल चीज़ है। मैंने सोचा कि अब माल पर गंदी नज़रें पड़ना शुरू हो गई हैं, इसलिए उसे यहाँ से निकाल लेना चाहिए। तो अब कहाँ रखा है? इकबाल ने सेठ सिराज के लहजे में टोली। वहीं जेल में इमरान सिद्दीकी ने गोलमोल जवाब दिया। उसके साथ ही बोला, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही, कुछ गूंज रही है। इकबाल ने एक बार फिर खांसना शुरू कर दिया। बस तबीयत ज़रा ख़राब है। अच्छा ठीक है, कल फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। रब रखा, इकबाल ने सिराज के अंदाज में कहा और फ़ोन बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इसकी आंखों में शरारत थी। इमरान ने उसे अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि उसने अच्छी एक्टिंग और सदाकारी की है। इकबाल ने सिराज की आवाज़ में बात करते हुए खुशखबरी का जिक्र किया है। इसका मकसद यह था कि इस लफ्ज़ को सुनकर शायद सिद्दीकी अपनी आशिकाना मसरूफियत का कोई जिक्र करे। ये बात तो अब साबित हो चुकी थी कि वो कादरे की बहन कमल में दिलचस्पी ले रहा है। बहरहाल सिद्दीकी ने खुशखबरी के लफ्ज़ से कोई और मतलब ले लिया था और कहा था कि वो खुशखबरी तो उसने लाहौर से जेलम पहुंचा दी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग उसके बारे में बाखबर हो चुके हैं। इमरान ने मेरी तरफ देख मुस्कुरा कर कहा, हाँ जिगर, क्या अंदाज़ा लगाया तुमने? मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम दोनों खुद को ख्वाह की मुसीबत में फंसाते चले जा रहे हो। मुझे ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं लगती। मुसीबत कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती यार, बंदे की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है। ज़रा गौर करो, वही बल्लेबाज जो 90 तक आसानी से स्कोर बना लेता है, बाद के 10 स्कोर को एक बड़ी मुश्किल समझने लगता है और सेंचुरी का आखिरी स्कोर तो उसके लिए पहाड़ बन जाता है। हालांकि वही पिच होती है, वही बॉलर और वही सब कुछ। साबित ये हुआ कि हमारी सोच में किसी काम को मुश्किल या आसान बना देती है। मैं मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो इकबाल से मुखातब होकर बोला, तुम बताओ, तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है? इकबाल ने ठोड़ी खजाते हुए कहा, लगता है सिद्दीकी नवार की बात कर रहा था। पीस का लफ्ज़ ये लोग आम तौर पर नादर चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। शायद सिद्दीकी के पास कोई बहुत ख़ास शय है जिसे वो बहुत संभाल कर रखना चाहता है। इस शय की हिफाजत की खातिर उसने लाहौर से जेल मुंतकिल कर दिया है। हाँ, बात तो समझ में आ रही है। सिद्दीकी मैडम सफूरा और सिराज से मिलता है। यकीनन वो भी नवारदात में दिलचस्पी रखता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब तुमने खुशखबरी की बात की तो उसका ध्यान फ़ौरन इस नादर शय की तरफ क्यों चला गया? हो सकता है कि ये लोग इस शय को किसी भारी कीमत में फ़रोख्त करना चाह रहे हों। सिद्दीकी ने खुशखबरी वाली बात को इस बैकग्राउंड में देखा हो या फिर उससे मिलती जुलती कोई और बात की हो। इकबाल ने कहा, यहाँ मगजमारी करने की बजाय क्यों ना कादरे से पूछा जाए। इमरान ने ख्याल जाहिर किया और उठ खड़ा हुआ। हम एक बार फिर कादरे के पास पहुँचे और नई मालूमात के हवाले से इससे सवाल जवाब किए। वो इस बारे में तो कुछ नहीं बता सका, ताहम उसने इतना ज़रूर मालूम हुआ कि जेलम में फिरदौस प्लाजा नामी बिल्डिंग के अंदर सिद्दीकी का एक शानदार फ्लैट है। सिद्दीकी के बारे में इमरान ने खरीद कर कादरे से कुछ मज़ीद मालूमात भी हासिल की। इन मालूमात का खुलासा कादरे के मुताबिक ये था कि इब्रार सिद्दीकी साहब एक नहायत दीनदार, परहेज़गार, हमदर्द इंसान है। लोगों की फलाह बहबूद के काम करते हैं और उन्होंने बेसहारा लोगों को फी सबिलिल्लाह कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए एक बाकायदा फर्म बना रखी है। इस इब्रार सिद्दीकी के बारे में अब तक हम इतना सुन चुके थे कि उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। अपनी आवाज़ और लबो लहजे के एतबार से वो काफ़ी दबंग किस्म का शख्स महसूस होता था। ऐसा शख्स जो अपनी क़ुव्वत गुफ्तार से किसी को भी अपनी तरफ माइल करने या कायल करने की सलाहियत रखता हो। अगले रोज़ सुबह सवेरे मैंने देखा कि इमरान और इकबाल कहीं जाने के लिए तैयार हैं। वो नाश्ता कर चुके थे और मेरा नाश्ता हस्बे मामूल ढका हुआ था। थर्मास में चाय मौजूद थी। कहाँ का इरादा है? मैंने पूछा। जेलम, इमरान ने तुरंत जवाब दिया। आज और कल काम से सर्कस यानी छुट्टी है, सोचा कि ज़रा आउटिंग हो जाए। तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। बाद में क्या मतलब? गाड़ी में करोगे? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फिर हम भी कहीं नहीं जा रहे। इमरान ने धूप का चश्मा और पी कैप उतार कर एक तरफ रख दी। क्या कुछ ज़बरदस्ती है? बस यही ज़बरदस्ती है, हम भी नहीं जाएंगे। हमारे ना जाने से सेठ सिराज का जितना फ़ायदा होगा उसके तुम ही जिम्मेदार होगे। मुझे सेठ के फ़ायदे नुकसान से कुछ लेना देना नहीं। बाढ़ में जाए और
इसके चीले चांटे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ सरवत को ढूंढना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सको, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारी बस इतनी दिलचस्पियाँ हैं। मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने कड़वे कसीले लहजे में कहा, यार एक तो तुम बदगुमान बहुत हो। अगर तुम्हारे साथ मेरी थोड़ी सी बेतकल्फी और होती ना, तो मैं तुम्हारी इस खूबसूरत नाक पर कौनसा मार देता। तुम क्या समझते हो कि मैं बिल्कुल बेखबर बैठा हूँ? मुझे तुम्हारे अंदर की हालत का इल्म नहीं है। देखने में तो ऐसे ही लगता है। मेरा मूड दस्तूर ऑफ था और फिल्म स्टार मोहम्मद अली के अंदाज में बोला, देख लो दुनिया वालों, ये है वफाओं का सिला। ये मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मगर मेरा जिगर है। और आज इस भरी अदालत में यही मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगा रहा है। मुझे अपने दुख दर्द से नाआशना समझ रहा है। इतने बड़े इल्ज़ाम का सामना करने से बेहतर है मैं खुद अपनी जान ले लूँ, अपनी ज़िंदगी देकर अपनी सच्चाई साबित कर दूँ। लाना यार इकबाल, कहाँ है मेरा पिस्तौल? इकबाल ने मुस्कुराते हुए तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला और इमरान की तरफ उछाल दिया। इमरान ने पिस्तौल का सेफ्टी कैच हटाकर उसे कनपट्टी से लगाया, मगर फिर ट्रैगर दबाने से पहले उसने चैम्बर खोलकर देखा और गुस्से से इकबाल की तरफ देखकर बोला, यार बड़े बेवकूफ़ हो तुम। इसमें तो पूरी की पूरी गोलियां हैं। कम अज़ कम 2-3 गोलियां तो निकाल लो, कुछ ना कुछ चांस तो बाकी रहे। वो शाहीन बेचारी तो बेमौत मारी जाएगी। परसों इस गरीबनी की सालगिरह है। ऐसी खुशी के मौके पर उसे मेरे कुल पड़ने पड़ गए, तो फिर सर्कस में तुम कहीं अच्छे मशकरे मौजूद हैं। इस फील्ड में कोशिश ना ही किया करो तो बेहतर है। मैंने कहा, देख लो दुनिया वालों, मेरी बर्बादी का तमाशा देख लो। अब मुझे मशकरा भी कहा जा रहा है। इमरान ने अदा से अपना माथा पकड़ लिया। इकबाल मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ बैठा। ताबी यार इमरान, तुम्हारे वाले काम से गाफिल नहीं है, साथ साथ तुम्हारा काम भी हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा काम? बताओ इमरान, क्या हो रहा है काम? इकबाल ने कहा, नहीं यार तुम ही बताओ, मैं बोलूँगा तो कहेगा झूठ बोल रहा है। इमरान मसनूई नाराज़ी से बोला। इकबाल ने कहा, हाजी साहब से बातचीत हो रही है। इमरान तुम्हें बताए बगैर 2 दफ़ा इनसे मिल चुका है। कौन हाजी साहब? मैंने पूछा। अब यार वही प्रॉपर्टी डीलर जिनको तुम्हारी नासिर भाई अपना मकान बेचने की जिम्मेदारी देकर गए थे। ये हाजी साहब भी इमरान के जानने वाले ही निकल आए हैं। वो अपने बाज़ार का चाचा नज़ीरे ताजू ऊंचा सुनता है, वो हाजी साहब का चचेरा भाई है। हाजी साहब कभी कभी इसके पास आते हैं। वही इमरान से भी इनकी मुलाकात हुई थी। अब हाजी साहब ने इमरान से तावन का वादा किया। कैसा वादा? तुम्हारे नासिर भाई के मकान का बयाना हो गया है। 2-3 हफ्ते में मकान की पेमेंट भी हो जानी है। जाहिर है इस रकम का पे आर्डर बनवाकर हाजी साहब ने जर्मनी भेजना है। पे आर्डर के लिए कोई अकाउंट नंबर, एड्रेस वगैरह तुम्हारे नासिर भाई मुहैया करेंगे। बस यही नासिर भाई का सुराग होगा। मेरे सीने में लहर से दौड़ गई। अगर वाकई ऐसा था तो फिर उम्मीद की किरण पैदा हुई थी। मैंने इमरान से पूछा, अगर तुम हाजी साहब से मिले तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? यार मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुम एकदम बेसब्रे हो। इमरान का मुंह अभी तक फूला हुआ था। चलो समझो कि मुझे सरप्राइज़ मिल गया, मैंने नरम लहजे में कहा। इमरान ने मुझे इस हवाले से थोड़ी सी तफसील बताई। ये तफसील हौसला अफजा थी। फ़ोन के सिलसिले में तो नासिर भाई बेहद एहतियात करते थे। अब तक हाजी साहब को इनकी जितनी भी कॉल्स आई थी वो किसी न किसी पब्लिक बूथ से की गई थी, मगर रकम मंगवाने के लिए ज़रूरी था कि वो अपना कोई पता ठिकाना फराहम करते। इमरान ने मुझसे मुखातब होकर कहा कि अब बताओ, नाश्ता करना है या और निकलना है, या फिर हम भी रज़ाइयाँ लेकर लेट जाएं? मैं गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। इस शख्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। इन दोनों ने कादरे को एक अंदरूनी कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था। कुछ देर बाद इमरान का एक साथी आसफ यहाँ आने वाला था, जिसने हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ रहना था और कादरे की देखभाल भी करना थी। तकरीबन 1 घंटे बाद हम इमरान कार पर सवार होकर लाहौर से बरास्ता GT रोड जेलम की तरफ जा रहे थे। इमरान ड्राइव कर रहा था, इकबाल उसके साथ आगे बैठा था। मैं पिछली नशिस्त पर नीम दराज था। डेक पर एक गज़ल के बोल गूंज रहे थे, तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। मेरे दिल में दर्द उतर रहा था। सरवत का मकान बिक गया था। वो दर दीवार, वो झरोके और वो सारे धूप साए बिक गए थे जिनमें मेरी और सरवत की मोहब्बत रची बसी थी। इस 4 दीवारी में हमारी मोहब्बत ने जन्म लिया था।
और फिर वो परवान चढ़ी थी, फिर वो हमारे रुए रुए में समा गई थी। कितनी बेताबी थी हमारे अंदर एक दूसरे के लिए। हम अपने मिलन के लिए एक एक दिन गिन कर काट रहे थे, और कई दफ़ा तो ये बेकरारी इतनी बढ़ जाती थी कि हम दिनों की बजाय घड़ियाँ गिनने लगते थे। अजीब हैजानी अंदाज में उस दिन का इंतज़ार करने लगते थे जब शनाइयाँ गूंजना थी, जब डोली सजनी थी और एक हसीन शब की मांग में वसल के सितारे झलमलाने थे। लेकिन अब वो सब कुछ बैद इज़ क्यास लगता था। हर अच्छा मकान एक तारीख धुंध के पीछे छुप गया था और नापैद हो गया था। गाड़ी जेलम की तरफ रवां दवां थी। ये मौसम सरमा का आखिरी दौर था। सुनहरी धूप नशेबो फराज को रोशन कर रही थी। वहाँ जाकर क्या करना है, मैंने इमरान से पूछा। फरदौस प्लाजा तलाश करेंगे, फिर इब्रार सदीकी के फ्लैट पर पहुँचेंगे, इससे चाय पियेंगे और गर्मा गर्म समोसे खाएंगे टमाटो केचप के साथ, फिर वापस आ जाएंगे। और अगर समोसे ज़्यादा गर्म हुए तो फिर इकबाल मुस्कुराया, तो फिर ताबिश को नहीं खाने देंगे। हमारी ज़बानें तो गर्म सर्द खाकर काफ़ी ढीठ हो चुकी है। देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं तुम्हारे साथ तो चल पड़ा हूँ, लेकिन किसी भी उल्टे सीधे काम में शरीक नहीं होगा। इमरान बोला, मेरे ख्याल में उल्टे सीधे काम से तुम्हारा मतलब ख़तरनाक काम है। अव्वल तो ये काम ख़तरनाक नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत हो भी तो यार 2-6 वाले खेल से ज़्यादा ख़तरनाक क्या होगा। और 2-6 तुम आसानी से खेल सकते हो।